Hello everyone, welcome to Net Prep by Ritik. So we are now going to start our management course, जिसमें सबसे पहले हम करने वाले हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट सब्जेक्ट। आप लोग एक बार सिलेबस को चेक करके रहना एंड देख लेना कौन सी यूनिट के अंदर फाइनेंशियल मैनेजमेंट है। सो वी आर नाउ गोइंग टू स्टार्ट विद फाइनेंशियल मैनेजमेंट। सो इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर JRF in management, so this video is for you and we will be studying it by topic wise और सारी ही सिलेबस को हम कवर करेंगे। सारी जो ये वीडियो होने वाली है शॉर्ट शॉर्ट वीडियो में रखूंगा ताकि आप लोगों को भी इंटरेस्ट बना रहे, काफ़ी लंबी वीडियोस ना हो और आप इजीली अपने कन्वीनियंस पे देख पाओ। We are now going to start with financial management and simultaneously managerial economics के साथ भी हम शुरू करेंगे। Let's get started. बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे, सारे कंसेप्ट को क्लियर करेंगे बिकॉज वी हैव टू क्लियर आवर कंसेप्ट एज दिस पर्टिकुलर एग्जाम रिक्वायर्स कंसेप्चुअल क्लैरिटी। So what is financial management? Basically, if we see from traditional point of view, financial management is about procurement of funds, was about procurement of funds, which means we just raise funds from different sources, which means कि जितने भी sources होते हैं हमारे पास, वहां से अगर हमने funds को उठा लिया है, that's all, वो होता है हमारे पास financial management, manage करना finance को। वो एक traditional view था, but in modern view we say that procure करना funds को, but and at the same time their optimal utilization. Now what is meant by their optimal utilization? इसका मतलब ये है जो हमने फंड्स को अक्वायर किया है, रेस किया है, नाउ वेयर वी हैव टू इन्वेस्ट इट, कहाँ पर हम इन्वेस्ट करें ताकि हमारे रिटर्न्स जो हैं वो ज़्यादा आए, ताकि जो एनपीवी है यानी कि नेट प्रेजेंट वैल्यू है वो इंक्रीज होती जाए। तो ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन का मतलब यही होता है कि कौन से इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट के अंदर हम लगाएं या फिर कौन से ऐसे एसेट्स के अंदर लगाएं जो कि हमारे रिटर्न्स को इंक्रीज करेगा। सो दिस इज प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स एंड देयर ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन। बेसिकली फाइनेंशियल मैनेजमेंट को हम ये कह सकते हैं प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड डायरेक्टिंग जितनी भी मैनेजरियल एक्टिविटीज है जो कि फाइनेंस से रिलेटेड है उसे हम क्या कहते हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट कहते हैं बेसिकली। नाउ अब उसकी ऑब्जेक्टिव के ऊपर हम बात कर लेते हैं। ऑब्जेक्टिव जो है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का वो होता है शेयर होल्डर की वेल्थ को मैक्सिमाइज करना। नाउ अब काफी लोग यहाँ पर मतलब कि जो ट्रेडिशनल व्यू था उसके अंदर ये कहते थे कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन वाज द ऑब्जेक्टिव, बट नो, इट इज शेयर होल्डर्स वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। जो एजरा सोलोमन थे, एजरा सोलोमन ने क्रिटिसाइज किया प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन वाले ऑब्जेक्टिव को, क्या कहकर, ये कहकर कि जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन वाला ऑब्जेक्टिव है वो एक अनक्लियर कंसेप्ट है। प्रॉफिट एक अनक्लियर कंसेप्ट है, वो यहाँ पर ये नहीं बताते हैं कि किस प्रॉफिट को हमें चूज करना है या फिर कंसीडर करना है। लाइक फॉर एग्जांपल नेट प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट, अकाउंटिंग प्रॉफिट, सो देर आर वेरियस प्रॉफिट्स, सो वी डू नॉट नो विच प्रॉफिट टू कंसीडर। ठीक है, तो एक जो प्रॉफिट है वो एक अनक्लियर कंसेप्ट है, एम्बिग्यूटी होती है वहां पर। सो इट इज एन अनक्लियर कंसेप्ट एंड इट डू नॉट कंसीडर टाइम वैल्यू ऑफ मनी, जो कि वेल्थ मैक्सिमाइजेशन कंसीडर करता है टाइम वैल्यू ऑफ मनी को। एंड जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन वाला ऑब्जेक्टिव है, इट डज नॉट कंसीडर द अनसर्टेनिटी और रिस्क एसोसिएटेड विद द प्रोजेक्ट्स, बट शेयर होल्डर वेल्थ मैक्सिमाइजेशन करता है। ठीक है, तो देर आर सर्टेन काइंड ऑफ रीजंस जो कि एजरा सोलोमन ने रखे और ये बताया गया कि शेयर होल्डर्स वेल्थ मैक्सिमाइजेशन इज द प्योर ऑब्जेक्टिव ऑफ द फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अगर आप लोग पढ़ना चाहते हो तो एजरा सोलोमन की बुक्स को आप पढ़ सकते हो एंड उनके आर्टिकल्स को, रिसर्च पेपर्स को आप लोग पढ़ सकते हो। अगेन, अब आगे बढ़ते हैं, ये बेसिक चल रहा है अभी भी। देर आर सर्टेन एस्पेक्ट्स और सर्टेन टास्क दैट अ फाइनेंशियल मैनेजर परफॉर्म्स, उसी के अंदर ये तीनों चीजें आती हैं, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजन, डिविडेंड डिसीजन। ये ब्रॉडली यहाँ पर लिखी गई है, इसके अंदर भी काफी कुछ चीजें आती हैं। तो ब्रॉड बेसिस पर, वाइड बेसिस पर अगर हम देखा जाए, अगर हम देखें तो फाइनेंशियल मैनेजर ये तीन टास्क को परफॉर्म करता है एंड अदर टास्क एज वेल जो भी फाइनेंस से रिलेटेड होते हैं। तो इट इन्वॉल्व्स इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजन एंड डिविडेंड डिसीजन। नाउ फर्स्ट वन इज इन्वेस्टमेंट डिसीजन। अगर हम लॉन्ग टर्म एसेट्स के अंदर, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वो कहलाता है कैपिटल बजटिंग डिसीजन। एंड इफ वी आर कंसीडरिंग द लिक्विड एसेट्स, सो इट इज रिलेटेड टू द वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। अगर हम करंट एसेट्स की बात करें, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स प्रोजेक्ट्स की अगर हम बात करें या फिर शॉर्ट टर्म एसेट्स की अगर हम बात करें, अगर हम उनमें फाइनेंस को लगा रहे हैं, फंड्स को लगा रहे हैं, सो दैट इज वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। ये दोनों एक अलग अलग चैप्टर है, वी विल डू इट आफ्टरवर्ड्स। ठीक है, नेक्स्ट इज फाइनेंसिंग डिसीजन। फाइनेंसिंग डिसीजन का यही मतलब होता है कि किन किन सोर्सेज से हम पैसे को उठा रहे हैं, कहाँ कहाँ से हम पैसे को उठा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल सोर्सेज से अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, फर्स्ट इज इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज,
इंस्टीट्यूशन के अंदर आता है हमारे बैंक्स, बैंक्स हो गए या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो गए। नेक्स्ट वन इज इक्विटी फाइनेंस, डेट फाइनेंसिंग, और वी कैन से अनदर सोर्स ऑफ फाइनेंस इज रिटेन्ड अर्निंग्स, जो कि हमारे पास प्रॉफिट से जो हम बचाकर अपनी कंपनी में रखते हैं उसे हम रिटेन्ड अर्निंग्स कहते हैं। तो वो भी हम यहाँ पर यूज कर लेते हैं टू इन्वेस्ट इन सर्टेन प्रोजेक्ट्स, टू इन्वेस्ट इन सर्टेन एसेट्स। ठीक है, सो देर आर वेरियस सोर्सेज जो हम यूज करते करते हैं टू प्रोक्योर फंड्स। एंड इन्वेस्टमेंट डिसीजंस के अंदर अदर थिंग्स भी आती है, फॉर एग्जांपल लिवरेज एनालिसिस एंड कॉस्ट ऑफ कैपिटल को देखना कि कितनी कॉस्ट ऑफ कैपिटल है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल हम किसे कहते हैं, जो कॉस्ट पर हम पैसा उठाते हैं उस कॉस्ट को हम क्या कहते हैं, कॉस्ट ऑफ कैपिटल बेसिकली। ठीक है, जब हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल वाला चैप्टर करेंगे तब हम अच्छे से समझेंगे। अभी ये वाली जो वीडियो है वो बेसिक की वीडियो है, बेसिक सारे हम यहाँ पर क्लियर कर लेते हैं। द नेक्स्ट वन इज डिविडेंड डिसीजन। अगर हम डिविडेंड को पे कर लेते हैं तो क्या रिजल्ट आएगा, अगर हम डिविडेंड को रिटेन कर लेते हैं या या जैसे मैं कहूँ डिविडेंड को पे नहीं करते हैं, विच मीन्स कि प्रॉफिट को रिटेन कर लेते हैं, तो क्या इम्पैक्ट आएगा हमारे कंपनी के अंदर, या फिर मैं कहूँ शेयर होल्डर के शेयर्स पर। ठीक है, जो मार्केट के अंदर शेयर प्रिवेल कर रहे हैं उनके मार्केट प्राइस पर क्या इफेक्ट आएगा इफ वी आर प्रोवाइडिंग डिविडेंड और इफ वी आर नॉट प्रोवाइडिंग इट। ठीक है, तो ये सारे डिसीजंस हम साइमल्टेनियसली अलग अलग से सेपरेटली पढ़ेंगे। अब आगे बढ़, सो द नेक्स्ट टॉपिक इज टाइम वैल्यू ऑफ मनी। तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम गिविंग यू 1000 रुपीज नाउ एंड इफ आई एम गिविंग यू 1000 रुपीज 1 year लेटर, सो वट विल यू प्रेफर। आज के 1000 रुपीज को ही प्रेफर करोगे बिकॉज ऑफ कंसीडरिंग सर्टेन रीजंस। वो रीजंस क्या है, करंट कंजम्पशन, करंट कंजम्पशन विच मीन्स कि जो भी आपकी आज की वांट है वो उस 1000 रुपीज को लगाकर आप सेटिस्फाई कर सकते हो। यू कैन सेटिस्फाई योर वांट और यू कैन कंज्यूम इट करंटली, सो यू विल प्रेफर इट राइट नाउ एज कंपेयर टू 1 year लेटर। ठीक है, तो 1000 रुपीज आप आज प्रेफर करोगे। द सेकेंड रीजन इज री इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज। अगर आपको आज वो 1000 रुपीज मिल गए तो आप आज ही इन्वेस्ट करके 1 साल बाद तक काफी रुपए कमा सकते हो। सो दिस इज री इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज विच इज द सेकंड रीजन ऑफ टीवीएम। थर्ड इज अनसर्टेनिटी एंड रिस्क। अगर मैं वो 1 साल बाद वाले 1000 रुपीज की बात करूं तो क्या मैं वो दे पाऊंगा 1000 रुपीज आपको, तो वो एक अनसर्टेनिटी है, उसके अंदर एक रिस्क है। ठीक है, तो आप आज ही प्रेफर करोगे आज ही वो 1000 रुपीज मेरे को मिले। सो दीज थ्री आर द फंडामेंटल रीजंस बाय। अभी हम डिस्कस करते हैं, पहले हम इन्फ्लेशन समझते हैं। व्हाट इज इन्फ्लेशन, बेसिकली इन्फ्लेशन क्या होता है, जनरल प्राइस के अंदर इंक्रीज आ जाना, एक इकोनॉमी के अंदर जनरल प्राइस के अंदर इंक्रीज आ जाना। तो फॉर एग्जाम्पल अगर वो 1000 रुपीज जो है उससे आप एक पर्टिकुलर चीज खरीदो जो कि 1000 रुपीज की ही आती है आज के टाइम पे, और 1 साल बाद क्या वो 1000 रुपीज की रहेगी। वहां पर अगर इन्फ्लेशन आ गया तो वो जो 1000 रुपीज की आज जो है वो पर्टिकुलर थिंग, वो 1 साल बाद 1000 रुपीज की नहीं रहेगी, क्या पता वो 1100 की हो जाए। तो दिस इज इट। इन्फ्लेशन अगर यहाँ पर आ जाए तो आप लोग भी प्रेफर करोगे आज के टाइम पर पैसा लेना एज कंपेयर टू 1 साल बाद लेना। बट इन्फ्लेशन को अगर हटा दिया जाए, इन्फ्लेशन को सिचुएशन से हटा दिया जाए, तो फिर भी हमारे पास 3 रीजंस बचते हैं आज ही पैसा लेने के लिए। तो वो क्या है, दीज 3 रीजंस। तो दीज 3 रीजंस आर दी फंडामेंटल रीजंस। अगर हम इकोनॉमी के अंदर इन्फ्लेशन लेवल को कांस्टेंट लेकर चले, जनरल प्राइस लेवल को कांस्टेंट लेकर चले, तो भी हमारे पास 3 रीजंस के आएंगे जो कि है दीज 3 रीजंस। ठीक है, सो दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड फंडामेंटल रीजंस फॉर टाइम वैल्यू ऑफ मनी। तो आज के इस क्लास के अंदर इतना ही। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम और भी आगे आगे डीप में फाइनेंशियल मैनेजमेंट को पढ़ते जाएंगे एंड देन फाइनेंशियल मैनेजमेंट को धीरे धीरे कवर करते जाएंगे फॉर मैनेजमेंट नेट शेयर। थैंक यू सो मच गाइज, नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलते हैं।